जिया और कबीर मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहीं पर कबीर के पास एक सनसनीखेज कॉल आता है। जिया कबीर को भीड़ से बचाने के लिए उसे एक रुमाल से बांध देती है। दो लोग उन दोनों का पीछा करते हैं। अब आगे। एनी ने जो प्लान बनाया था खुद उसी को लेकर वो परेशान थी। विक्रम और एनी दोनों काफी दबे पांव आगे बढ़ रहे थे ताकि आगे चल रहे कबीर और जिया को उनका पता न चल सके। विदित को स्कूल भेजकर कबीर और जिया यहाँ मार्केट में आए थे ताकि वो दोनों अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। विक्रम एनी के साथ जरूर था, लेकिन इतनी भीड़ में भी ज्यादातर ध्यान कबीर की तरफ था उसका। एनी काफी बारीकी से सामने चल रहे लव बर्ड को एनालाइज कर रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने एनी के कान खड़े कर दिए, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मेले में घूमने जाता है। ठीक वैसे ही कबीर जिया के आंचल से बंधा हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। तुम्हें कुछ खरीदना है तो चलो खरीद लेते हैं, कबीर ने पूछा। नहीं, मैं तो बस बाजार की रौनक देखने निकली थी, जिया बोली। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, चाहे इसके लिए मुझे हथकड़ी क्यों ना पहननी पड़े, कबीर इतराते हुए बोला। जिया एक दुकान पर खड़ी होकर कुछ देख रही थी और कबीर उसके पीछे खड़ा था। वहां से गुजरने वाली औरतें उन दोनों को देखकर आपस में कानाफूसी करती जाती थीं। कबीर को जैसे इस दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो तो बस जिया में ही खोया हुआ था। इस बार भी जिया ने कुछ नहीं खरीदा और कबीर को साथ लेकर वो फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम थम गए और हाथ को एक झटका लगा। जिया ने पलटकर देखा तो कबीर अपनी जगह पर अड़ गया था। क्या हुआ? जिया ने कबीर के पास आकर पूछा। कबीर ने शरारत भरे लहजे में कहा, यार मुझे ना भीड़ भाड़ से थोड़ी एलर्जी है। मैं सुबह अच्छा खासा घर से तरोताजा होकर निकला था। यहाँ आधे घंटे में तुम्हारे साथ घूमने के बाद मेरी सारी एनर्जी डाउन हो गई। ओह, जिया बेचारी कबीर के शब्दों का मतलब समझ नहीं पाई और परेशान होकर उसने पूछा, तो अब क्या करें, घर चलें वापस? नहीं, कबीर ने जिया के दोनों हाथों को पकड़कर जवाब दिया। मुझे बस खुद को थोड़ा रिचार्ज करना होगा। वो काम तुम यहीं कर सकती हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक किस मुझे पूरे दिन के लिए रिचार्ज कर देती है। बस वही कर दो। कबीर! फौरन जिया की आंखें चढ़ गईं और उसने कबीर को लगभग डांट दिया। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हम लोग यहाँ भरे बाजार में खड़े हैं। एक तो वैसे ही पता नहीं क्यों आने जाने वाली सारी आंटियां हमें घूरे जा रही हैं। अब तुम एक नया तमाशा खड़ा मत करो। ठीक है, कबीर ने सहमति देकर फिर खुराफाती अंदाज में कहा। तुम जब तक मुझे किस नहीं करोगी, मैं अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलने वाला। असली तमाशा तो अब होगा। अगर ये सब नहीं चाहती तो फिर। उसने जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। अगले ही पल एनी विक्रम से बोली, ये तुम्हारा कबीर आदमी है कि जानवर? मतलब? विक्रम ने चौंक कर पूछा। एनी चिढ़कर दोबारा बोली, जानवर ही होगा। ऐसे पब्लिक प्लेस पर कौन करता है ये सब? अरे कहना क्या चाहती हो? विक्रम ने इरिटेट होकर पूछा। एनी ने सामने इशारा करके दिखाया, फिर विक्रम से बोली, यही कहना चाह रही हूँ, देखो इसकी छिछोरी हरकतें, कैसे चिपका पड़ा है। विक्रम ने कबीर का सपोर्ट करते हुए कहा, चलो कबीर तो ऐसा है ही, लेकिन जिया को तो सोचना चाहिए। जिया बेचारी क्या सोचती, कबीर की जिद पर किसी सुनसान जगह की तलाश करने लगी। काफी देर तक नजरें दौड़ाने के बाद भी जिया को कोई सुरक्षित ठिकाना नजर नहीं आया, क्योंकि हर तरफ केवल दुकानें ही दुकानें भरी हुई थीं। अचानक जिया को एक आइडिया आया। उसने फटाफट कबीर के हाथ में बंधा रुमाल खोल दिया। कबीर उसे तसल्ली से देखता रहा और जिया ने वो रुमाल उठाकर खुद को और कबीर को उसके नीचे ढक दिया और फिर कबीर की तमन्ना पूरी कर दी। विक्रम और एनी कुछ दूरी पर खड़े होकर रोमांस का ये सरेआम नमूना देखकर आपस में बहस कर रहे थे। विक्रम के लिए तो ये नॉर्मल था, मगर एनी अपना सिर पीटते हुए फिर बोली, यार ये कबीर तो मेरे सारे प्लान का सत्यानाश कर देगा। विक्रम ने बगल की दुकान से जूस के 2 पैकेट खरीदे और एक पैकेट एनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यार मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। कबीर बहुत जिद्दी इंसान है। बचपन से लेकर आज तक उसने हर वो चीज हासिल की है जिसे वो चाहता है। अब यार ये दोनों 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो फिर कबीर के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा। एनी अचानक अपनी जगह पर खड़ी हो गई और विक्रम की तरफ देखकर उसने कहा, हर चीज की एक टाइमिंग होती है, एक जगह होती है। ये क्या बात हुई, कहीं भी चालू हो गए? तुम्हें अगर ये सब नॉर्मल लग रहा है तो फिर। एनी इतना बोलकर एकदम से विक्रम के ऊपर कूद पड़ी और उसके होठों पर एक जोरदार किस कर लिया। विक्रम बिल्कुल भौंचक्का रह गया, लेकिन एनी ने उसे नहीं छोड़ा।
वो काफी देर तक उससे चिपकी रही, यहाँ तक कि आसपास चलने वाले लोग उन्हें देखकर हूटिंग करने लगे। अब तो विक्रम का पारा चढ़ गया। उसने ना आव देखा ना ताव और एनी को जबरदस्ती खुद से धकेल कर अलग कर दिया। फिर बोला कि क्या बेवकूफी है तुम्हारी एनी, मैं जितना तुम्हें बर्दाश्त करता जा रहा हूँ तुम उतना ही मेरे सर पर चढ़े जा रही हो। ये कोई तरीका है भला? हर जगह तुम्हें बस चिपकना ही होता है। अरे कम से कम देख तो लो कि हम कहाँ खड़े हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो एनी, अगर एक बार और तुमने एक गिरी हुई हरकत की तो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ले जाकर वहीं छोड़ाऊंगा जहाँ से लाया हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे कबीर से डांट ही क्यों ना खानी पड़े। विक्रम ने तैश में आकर एनी को खूब भला बुरा कहा और उसे छोड़कर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। एनी लेकिन इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं थी। वो शायद अभी इस मामले को और खींचना चाहती थी, क्योंकि विक्रम जैसे ही कुछ दूर आगे गया एनी वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। आने जाने वाले लोगों ने जैसे ही एक लड़की को इस तरह रोते देखा तो उनका दिल मचल उठा। मिडिल एज की कुछ औरतें एनी को घेर कर खड़ी हो गईं और उससे रोने का कारण पूछने लगीं। ठीक इसी वक्त विक्रम के कानों में भी एनी की आवाज गूंजी और वो बुत बनकर एनी का तमाशा देखने लगा। एनी एक औरत से रो रो कर अपने दिल का हाल कह रही थी। आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग चुका था। वो बोलते बोलते हिचकियां बांधे जा रही थी। एनी ने सिसकते हुए कहा, देखो ना आंटी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, 4 सालों का रिश्ता है हमारा, लेकिन अब मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। बताओ आंटी, आप लोग खुद बताओ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? मैं क्या अच्छी नहीं दिखती? लेकिन ये जो खड़ा है ना मेरा बॉयफ्रेंड, ये बहुत पत्थर दिल इंसान है। बताओ, मेरी जैसी भोली भाली सीधी शरीफ लड़की का दिल तोड़ने से पहले इसने एक बार नहीं सोचा। विक्रम ने जैसे ही एनी का ये ड्रामा देखा, उसका सारा गुस्सा उड़न-छू हो गया। वो फौरन बैकफुट पर आ गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ वो एनी के नजदीक आया और उसे उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, एनी उठो यार, ये क्या तमाशा है? अरे सब क्या बोल रही हो तुम? ये कब हुआ? एनी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। उसने विक्रम की बात को फौरन लपक लिया और आंटी का हाथ पकड़कर बोली, देखा देखा आंटी, कैसी कैसी बातें कर रहा है लड़का। मेरे साथ 4 साल तक गुलछर्रे उड़ाने के बाद अब मुझसे पूछता है ये कब हुआ? बताओ भला, मैं कैसी बेशरम लगती हूँ आपको कि मैं ऐसे भरे बाजार में बताऊं कि हमारे बीच में क्या क्या हुआ है? भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और सबके सब लोग एनी के साथ हमदर्दी जता रहे थे। विक्रम को लेकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। उस आंटी ने विक्रम को फौरन झाड़ लगाते हुए कहा, क्यों जी, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? ऐसी फूल सी बच्ची को छोड़कर जा रहे हो? शर्म नहीं आती? इसके साथ 4 साल तक तुमने मौज मस्ती कर ली और अब अपना रास्ता नाप लिया। अरे हमारे तरफ कहते हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तुम जिस चिड़िया के लिए इसे छोड़कर जा रहे हो ना, देखना वो भी तुम्हें एक दिन छोड़कर उड़ जाएगी। विक्रम अभी उस औरत को कोई जवाब दे पाता, तभी वहां खड़ी दूसरी औरत बोली, कैसा सामान आ गया है बहन, बड़ी अंधेर गर्दी है। आजकल के बच्चों को तो रिश्ते नातों की बिल्कुल कदर नहीं। जरा सोचिए, ऐसे जमीन पर बैठकर कैसे फूट फूट कर रो रही है बेचारी। कितना चाहती होगी इस आदमी को, लेकिन ये तो बिल्कुल अंधा हो गया लगता है। ऐसे लड़कों को तो जेल होनी चाहिए जो लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। तभी एक तीसरी की आवाज वहां सुनाई पड़ी। विक्रम बीच में खड़ा था और बहुत से लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। एनी का पलड़ा भारी था, जबकि विक्रम सभी के लिए घृणा का पात्र बन गया। विक्रम को एनी के ऊपर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर इस वक्त उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो भीड़ उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुकेश तो कबीर के पीछे चला गया था, मगर उनका ड्राइवर वहां जरूर मौजूद था, मगर वो भी केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया था। किसके अंदर इतनी हिम्मत थी जो औरतों से जबान लड़ा पाता? एनी लगातार रोई जा रही थी। आखिरकार विक्रम को घुटने टेकने ही पड़े। उसने झुककर एनी से माफी मांगी और उसे उठाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो एनी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। चलो चलो उठो, यहाँ से चलते हैं। एनी का मकसद पूरा हो चुका था। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई और चटपट अपने आंसू पोंछ लिए। इसके बाद विक्रम उसे अपने साथ लेकर इस तरह आगे बढ़ा जैसे वो एनी को जन्मों जन्मों से चाहता हो। उन दोनों के वहां से हटते ही भीड़ भी छंट गई और सब लोग आपस में तरह तरह की बातें बनाते हुए आगे बढ़ गए। जिया ने मन भरकर बाजार घूम लिया था और अब वो थक गई थी। कबीर के साथ वो वापस कार में जाकर बैठ गई और उन दोनों के बैठने के बाद विक्रम भी एनी को लेकर अपनी कार में बैठ गया। एनी विक्रम के साथ बैठी तो थी, लेकिन वो ये साफ महसूस कर पा रही थी
कि अभी थोड़ी देर पहले उसने जो ड्रामा क्रिएट किया था उसके बाद से विक्रम कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। एनी ने एक दो बार विक्रम को हाथ मारकर उसे छेड़ना चाहा, लेकिन इस बार विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। एनी को विक्रम के चुलबुलेपन से प्यार था और वही चुलबुलापन इस वक्त खोसा गया था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एनी ने विक्रम से कहा, विक्रम, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। तुमने मुझे इतना कसकर डांट दिया कि मुझे रोना आ गया। अब मेरे रोते ही वहां भीड़ जमा होने लगी तो मैंने सोचा मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी मुझे नहीं पता था। उन लोगों ने मेरे चलते तुम्हें काफी कुछ सुना दिया। विक्रम ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाई और कहा, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे भी तुम्हें इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। और रही लोगों की बातें, तो तुम्हें लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? यार, जिन्हें मैं जानता तक नहीं वो भला हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? विक्रम ने अपनी बात जिस अंदाज में खत्म की थी, एनी जानती थी कि वो चाहे ऊपरी मन से कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से अभी तक नाराज है। एनी ने विक्रम के हाथ पर हाथ रखा और बेहद मायूसी के साथ बोली, नहीं, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी होगी। तुम मुझे जो चाहे पनिशमेंट दे सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। विक्रम ने हंसकर उसकी बात को टालना चाहा, लेकिन जब एनी बार बार जिद करने लगी तो आखिरकार विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर मुझसे पनिशमेंट चाहिए तो मेरी बात सुनो। जब तक जिया और कबीर की शादी नहीं हो जाती तुम्हें मेरी सर्वेंट बनकर रहना होगा। दूसरी बात, तुम मुझसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, तुम बिना मेरी मर्जी के मुझे हाथ नहीं लगाओगी जब तक मैं नहीं बोलता। विक्रम की तीनों शर्तों को सुनने के बाद एनी के छक्के छूट गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने ही विक्रम से खुद को पनिशमेंट देने के लिए बोला था। कबीर अपने ऑफिस में बैठा था कि ठीक उसी वक्त विक्रम दरवाजा खोलकर अंदर आया। कबीर उस समय अपने किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा था। वो आदमी कबीर के सामने हाथ बांधे खड़ा था और कह रहा था, सर, उस नायक के साथ आपने बिल्कुल अच्छा किया। अब आइंदा वो कभी हमें इस तरह की धमकी नहीं देगा। अब मैं चलूं? कबीर ने उसे सिर हिलाकर जाने की इजाजत दी और विक्रम की तरफ मुड़ा। विक्रम बाएं हाथ पर पड़े एक सोफे पर बैठ चुका था कि ठीक उसी वक्त उसके फोन में नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज ओपन किया तो देखा कि एनी का मैसेज पड़ा है। तभी कबीर की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, विक्रम, तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत जल्दी किया कॉर्पोरेशन के सीईओ बनने वाले हो? विक्रम ने कंधे हिलाए और कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तुमसे किसी दूसरे मामले पर बात करने आया हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को एनी का प्लान डिस्कस कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में उसने अभी मुझे मैसेज किया था। अरे, कबीर ने फौरन उसे रोक दिया, तो एनी को यहीं बुला लो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझसे इतना डरती क्यों है वो? अरे, डरने वाली क्या बात है? वो बहुत जल्दी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, और भला फैमिली से कोई डरता है? जाओ, तुम अभी के अभी घर जाओ और एनी को अपने साथ लेकर आओ। तुम्हारे साथ आएगी तो उसे डर कम लगेगा। कबीर की सलाह सुनकर विक्रम उठा और एनी को घर से लाने के लिए ऑफिस से बाहर निकल गया। कबीर को इन्वॉल्व करके एनी ने आखिर अब कौन सा नया प्लान बनाया है? कबीर ने अपनी कंपनी की कमान विक्रम को सौंपने का फैसला आखिर क्यों किया है? जानने के लिए सुनते रहिए